पता नहीं, आपने बहुत तगड़ा प्रश्न पूछ लिया। कारण कि ज़िंदगी की दौड़ में कई सच्चाई होती है, कुछ उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो सच में मैं प्रारंभ से आरएसएस से जुड़ा था, और आरएसएस से जुड़ने के कारण से, उस विचारधारा के कारण से जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। मेरी जहाँ पहली बार 10+2 स्कूल में व्याख्याता ज्योग्राफी के रूप में, एक प्राइवेट स्कूल है उसमें ज्वाइन किया मैंने लगभग 3 साल वहाँ नौकरी की। पर मेरी नौकरी के साथ मैं संघ की शाखा में वहाँ जाता लगाता था। तो वहाँ के प्रशासक ने मुझे कहा कि भाई आप दोनों में से कोई एक चीज़ चयन करो, अगर आपको नौकरी करनी है तो इसे बंद करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये तो बंद होगी नहीं, अब आप जब तक रखना चाहें तब रखें, नहीं तो मेरी वहाँ से नौकरी 3 साल करने के बाद भी, क्योंकि उस समय उस नौकरी में बहुत पैसा 400 रुपया पर मंथ मिलता था, जब सोना 200 रुपया तोला था। तो एकदम छोड़ दी, और छोड़ने के बाद फिर प्राइमरी स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी की। लेकिन मन में यह था कि विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसमें कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में से आगे बढ़े। फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट नौकरी करना ये खतरे से खाली नहीं है, कभी भी एक कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने एलएलबी की, ये सोच करके कि शायद वकालत करेंगे और अपना काम करेंगे। लेकिन एलएलबी का फाइनल ईयर ही था और इमरजेंसी लग गई। उस समय मेरे पास विद्यार्थी परिषद का काम था जब मैंने एलएलबी ज्वाइन की। तो कुछ ईश्वर की कृपा से 93-94 से 73-74 में उदयपुर ज़िले की जितने भी कॉलेज थे सब में प्रेसिडेंट विद्यार्थी परिषद के बने थे। तो उसके कारण से हमारी एक पब्लिक पहचान हो गई, और इमरजेंसी लगते ही फिर हमको जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलने के बाद फिर हमको पार्टी ने, उस समय जनता पार्टी बनी थी, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं था, कभी भी न जनसंघ का सदस्य बना, न कहीं नहीं बना, केवल और केवल विद्यार्थी परिषद का काम करता था। और इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल कर आया तो मुझे पहली बार उदयपुर का मौका मिला, और तब से लेकर 77 से लेकर लगातार मैं विधायक के रूप में 8 बार रहा हूँ, 1 बार लोकसभा का मेंबर रहा हूँ। एक चुनाव में लोकसभा का हारा, एक चुनाव में विधानसभा का हारा। लोकसभा का चुनाव में हारा राजीव गांधी की हत्या के बाद, और विधानसभा का चुनाव हारा था इंदिरा जी की मृत्यु के बाद। ये 2 चुनाव में जरूर हारा, 9 चुनाव में जीता है, और तब से पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। और मैं चुनाव लड़ा हूँ, एक नया पैसा कभी भी मेरे घर से खर्च नहीं हुआ। जो जनता ने दिया उसी से चुनाव लड़ा है, और कई बार जनता से जो पैसा आता है वो कुछ हमारे पास बच भी जाता है, उसका उपयोग ज़रूर हमने अपने व्यक्तिगत काम के लिए किया है, या तो पार्टी का कार्यालय बनाया या और किसी काम के लिए किया, लेकिन उसमें से ज़रूर कुछ पैसा बच जाता था जो किसी न किसी काम में लगाते। तो राजनीतिक जीवन तो फिर चल ही रहा है जैसा है। और चंडीगढ़ में क्या है कि मेरा स्वयं का जीवन जो है ना, वो एक तरह से सीधा पब्लिक से और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव का रहा है, और इसलिए मैं हमेशा जनता से जुड़े रहने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ आने के बाद भी मैंने वही प्रयास किया, और यहाँ जब मैं आया तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यहाँ नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। जब मैं बॉर्डर पर 6 जिलों में गया था, तो उस समय एक ज़िले में चुनाव चल रहा था, 5 ज़िले मैंने किए थे। वहाँ की जो विलेज कमेटी की मीटिंगें जो मैंने ली, उसमें माताएं बहनें भी थी, पुरुष भी थे, पर उसमें से मुझे 3 जगह, 6 में से 5 में से ये महसूस हुआ कि माँ बहन खड़ी हुई और कहा कि गवर्नर साहब और कुछ कर सकते हो तो करना, कुछ चिंता नहीं, जो भी हमारे भाग्य में होगा, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से किसी तरह से छुड़ाओ,
हम और हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हम अपने बच्चों की तड़पन देख नहीं सकते और हमें मजबूर होकर के उनको ला कर के कई बार वो ड्रग देनी पड़ती है जब उसको मिलती नहीं है तो। और अपराध करता है, हाथ उठा लेता है, कभी जो है घर में जो सामान चोर के ले जाता है। तो उस समय मुझे समझ में आई कि ये वास्तव में बहुत ही एक तरह से गंभीर समस्या बन रही है, इसके लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मैंने फिर एक तरह से पैदल मार्च करके भी जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जोड़ा, कुछ यहाँ की संस्थाएं हैं जो पहले से ही मेरे से पहले से ही काम कर रही है, और ये मैंने पहली बार शुरू नहीं किया। यहाँ बहुत संगठन ऐसे हैं जो बड़े लंबे समय से नशे के विरुद्ध अपना अपना अभियान कर रहे हैं, पर मैंने सोचा कि सब सामूहिक मिलकर के करें तो इसका इम्पैक्ट हम जल्दी ला सकते हैं, तो जोड़ने का प्रयास किया है। और यहाँ जितने भी कार्यक्रम हो सकते थे, क्योंकि मेरा वर्षों का अनुभव था, तो इसलिए मैंने यहाँ राजभवन में आने के बाद राजभवन लोक भवन बने, ये नाम तो प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है, लेकिन मैंने पहले से ही जनता को आने के लिए पूरी तरह से छोड़ दी। कोई भी अपनी समस्या लेकर आ सकता है, केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए आएगा तो वो संभव कम होगा, क्योंकि उसमें आपका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा। लेकिन इसके कारण से लोगों से कुछ फीडबैक मिलता रहा, कुछ कमियां ध्यान में आती रही, क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम है उसको बहुत आसानी से समझने का मौका मिला। तो उसके आधार पर ही प्रशासन के नाते मैंने जो है अपने साथियों के साथ बैठ कर के उन समस्याओं के बारे में विचार करना शुरू किया, जो पहले हल हो सकती थी उसको पहले हल किया। कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई है, उनको हल करने का प्रयत्न करने। हाँ हाँ एक मिनट क्वेश्चन। हाँ, जो आप हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अपना पहला क्वेश्चन आप पूछ लीजिए और उसके बाद प्लीज एक बार हाथ खड़ा करके, ताकि जो है हमें ध्यान रहेगा, ताकि सिस्टम से और सबका ही सवाल पूछ दिया जाए। जी सर प्लीज। आपने नशे की बात करी, आपने इलाके में भी आप गए, सरकार भी, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल है लेकिन ये नशे का मामला है, सरकार भी प्रयास कर रही है, वो कह रही है कि हमने पहला पड़ाव प्राप्त कर लिया है और दूसरे पड़ाव में चले गए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि नशे में ऊपर कोई इंतजाम लगती दिखाई नहीं दे रही है। आज भी जो है ना, आप अखबारों में डेली आता है कि लोग ओवरडोज के कारण मर रहे हैं। ये बात आपकी तो सही है कि अभी भी वो उसको अपन इस रूप में नहीं कह सकते कि हमने कोई पूरा कंट्रोल कर लिया, लेकिन मैं इतना महसूस ज़रूर करता हूँ कि इस सरकार ने भी लगातार मेरे पैदल यात्रा के बाद फिर युद्ध नशे के विरुद्ध उन्होंने भी शुरू किया, और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस और बाकी ने मिल करके इस पर एक्शन करना भी शुरू किया। अब तक लगभग 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, और मैं सोचता हूँ कि उसकी जो क्वांटिटी है वो करोड़ों करोड़ रुपए की जब्त की है। तो प्रयास तो हुआ है, लेकिन प्रयास तो अभी इतना नहीं है। कारण क्या कि केवल कानून से नशा ख़त्म हो जाएगा, ये धारणा हम सब लोगों की पहले से ही है कि ये कभी संभव होता नहीं है। जब तक जन जागरण नहीं होगा और आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक इसमें सफलता जो नहीं मिलेगी। अपराधी पकड़ा जाएगा हो सकता है, लेकिन उसके कारण से कोई नशा करने वाला नशा छोड़ देगा, ये इतना आसान नहीं है। तो इसको तो व्यक्ति को ही तैयार करने के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। और विशेष रूप से मेरा यह है कि हो सकता है कि बड़े बुजुर्गों को नहीं छोड़ा सके, लेकिन हमारे विद्यालय और विश्वविद्यालय अगर इस पर प्रयास करें तो इसकी सफलता आज नहीं मिलेगी, 10 साल के बाद हमको ज़रूर दिखेगी कि जो नई जनरेशन है उसको हम किसी तरह से नशे से बचा लें। साजिद सर, मेरा सवाल है, मैं आप प्रकाश न्यूज़पेपर और चैनल से हूँ। मेरा सवाल है सर कि आपने जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है, यहाँ पे एक पारदर्शी व्यवस्था जो हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर लगाम लगाएगी, नंबर 1। उसमें दूसरी बात है कि इस व्यवस्था को राज्यसभा और लोकसभा की तर्ज पे किया जा सकता है कि बटन दबा के, अगर वो सिस्टम बड़ी अच्छी विधानसभा नगर निगम का हॉल बना हुआ है उसके अंदर ये व्यवस्था की जा सकती है। एक दूसरा, नॉमिनेटेड काउंसलर्स को लेकर सवाल है सर। नॉमिनेटेड काउंसलर्स पहले म्यूनिसिपल एक्ट में वोट डालते थे, वो केस हालांकि सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से आपका किस तरह का स्टैंड वहां पे नॉमिनेटेड काउंसलर्स की वोट को लेके रहेगा।
और सर एक और सवाल है कि आउटसोर्सिंग के यहाँ 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज प्रशासन को चला रहे हैं, और अगर कहो कि एडहॉक व्यवस्था चल रही है लगातार। हरियाणा और पंजाब ने एक व्यवस्था करी है कि पक्के मुलाजिम, मतलब उनकी नौकरी की सुरक्षा जो करी है उन्होंने 60 साल तक, वो एक बहुत सराहनीय कदम है सरकारों का। तो क्या इस तरह की व्यवस्था यूटी में, चंडीगढ़ में करी जा सकती है? 20-20 साल से 15 साल से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ कि आपने दो विषय अलग अलग किए। एक तो यह है कि जिनको आपने टेम्परेरी लगा रखा है, ये दुर्भाग्य से समझो सारे देश में एक लंबे समय से एक व्यवस्था चल पड़ी कि नए लोगों को भर्ती कम से कम किया जाए और अधिकांश काम जो है वो एडहॉक पे आधार पर या जिनको अपन एक तरह से नियुक्ति करते हैं आउटसोर्स से, जिससे कि सरकार के बजट पर कम से कम प्रभाव आए। तो लेकिन ये किस सीमा तक सही है, क्योंकि आखिर उसको भी अपनी ज़िंदगी जीना है। अगर वो अंडर पेमेंट अपनी ज़िंदगी जिएगा तो उसका असर उसके परिवार की डेवलपमेंट पे ज़रूर पड़ेगा। लेकिन ये व्यवस्था केवल और केवल पंजाब और चंडीगढ़ में नहीं है, देश में पता लगभग सभी राज्यों में इस व्यवस्था को है। लेकिन कोशिश करते हैं कि जितने लोगों को खपाया जा सकता है, जब कभी भी हमारी वांट्स निकलती है तो उस समय थोड़ी बहुत प्रायोरिटी जरूर देते हैं। लेकिन बात सही है कि अगर पंजाब और हरियाणा में कोई उन्होंने व्यवस्था की है तो हम उस व्यवस्था को एक बार देखेंगे मंगा करके। किसी ने आज दिन तक ये बताया नहीं था। अगर उसमें से कोई रास्ता ऐसा मिलता है जिसमें हम भी कुछ उनकी मदद कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे। देखो, नॉमिनेटेड काउंसिलर कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं रखते हैं, न लोकसभा में रखते हैं न राज्यसभा में रखते हैं। उनको तो एक तरह से विशेष उनकी योग्यता का उपयोग एज ए काउंसिलर के रूप में मिलेगा तो शायद डेवलपमेंट के कुछ सुझाव उसकी योग्यता के कारण से। चुनाव जीतना एक अलग चीज़ है और मैं सोचता हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं वो सामान्यतः चुनाव की प्रक्रिया से हमेशा दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश यही की है कि अच्छे लोगों का भी किसी तरह से हमको उनकी राय का लाभ मिले, जिसके कारण से डेवलपमेंट में कोई नए ठीक सुझाव आ सकता है। लेकिन वोटिंग राइट कहीं भी नहीं है। जो नॉमिनेटेड होता है वो चुनाव में मतलब वो वोट नहीं कर सकता है। नहीं तो जो चुने हुए लोग हैं उनके वोट के कारण क्या है कि पहले तो नॉमिनेटेड काउंसिलर जो है ना वो थोड़ी सी संख्या में होते थे। अब धीरे धीरे सरकारों ने अपनी पार्टी की इंटरफेरेंस कैसे बढ़े इस लोकल बॉडीज में, तो कई बार जिसकी पार्षद की संख्या ही 15 या 16 है, वहाँ अगर आप 6 नॉमिनेटेड काउंसिलर डाल दोगे तो वो एक तरह से पार्टी के स्पोक्समैन हो गए। तो वहाँ काम करने में उनको दिक्कत आएगी और वो एक तरह से रोज़ कुछ तो कुछ हंगामा भी होता रहेगा। तो जिस उपयोग के लिए किया नॉमिनेटेड कि अच्छे लोग जिनकी क्षमता का, जिनके विषय की जानकारी का एक तरह से हाउस को लाभ मिले, उसकी जगह वो एक तरह से पार्टी का स्पोक्समैन को, जैसे मुझे नॉमिनेट करना है तो मेरी पार्टी करेगी तो मेरे ही लोगों को करेगी, वो अच्छे लोगों को करे, कोई ज़रूर नहीं। आजकल पॉलिटिक्स में जिस तरह से दबाव रहता है, तो मैं सोचता हूँ जो अच्छी क्वालिटी जिसको नॉमिनेट करने का सोच लेकर के इस व्यवस्था को की, वो नॉमिनेटेड केवल पार्टी नॉमिनेटेड होने का जो क्रम चल गया, उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि ये वोटिंग राइट होना उचित नहीं है। और अगर नॉमिनेटेड काउंसिल हो तो मैं सोचता हूँ टोटल संख्या का अधिक से अधिक 10% से ज़्यादा नहीं हो, तब तो जाकर के उसका कोई सही अर्थ निकलेगा। जब आप यहाँ जो है जैसे 35 की संख्या है, अब आपने इसमें से नॉमिनेटेड 7 डाल दिए, तो मैं सोचता हूँ इलेक्टेड लोग जो है ना वो उस संख्या के अनुपात में उचित नहीं है। अगर सर्टन परसेंटेज से डाले तब तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ राजस्थान में जिसकी पूरी नगर पालिका के पार्षद की संख्या 15 है, वहाँ सरकार ने नॉमिनेटेड जो बनाते वो 6 बना दिए। अब मान लो जिस पार्टी का बहुमत 15 में से 7 और 8 का है, उसमें 7 हारे हुए के और 6 डाल दिए तो वो 13 हो गए और ये रह गए 8, तो रोज़ हंगामा ही होगा। तो इस कारण से नहीं सर, एक बार आपका सुझाव है, बैठेंगे हम विचार करेंगे जो सुधार कर। हम तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव
फेयर, ईमानदारी से और निष्पक्षता से होना चाहिए ताकि लोकतंत्र की गरिमा बढ़े। और मेरी सबसे ना एक रिक्वेस्ट है कि एक एक सवाल ही पूछे ताकि ज़्यादा हमारे मेंबर्स अपना सवाल करें तलवार से। बैठ के कब पूछे आप आराम। मेरा नाम स्वदेश तलवार है, मैं 40 तारीख डायरेक्टर से रहा हूँ। इस वक्त रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, सेक्टर 44 का। हमारे रेजिडेंट वेलफेयर को कम्युनिटी सेंटर बुक करने के लिए एक नॉमिनल फीस होती है 121 रुपये, वो हमने जमा कराई 11 तारीख को बाहर पहुँचाई। आज कह रहे 7,717 रुपये का ड्राफ्ट दो, जबकि पास हो चुका है कि रेजिडेंट वेलफेयर सेंटर और सीनियर सिटीजन से ये पैसा नहीं लिया जाएगा। आज हमें 7,717 रुपये ड्राफ्ट मांग रहे हैं, जो फिर बाद में वापस हो सकता है, लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता है। करना ही हो तो हमसे एक क्रॉस चेक मांग ले, क्रॉस चेक दे देंगे तो बैंक में जाने की सुविधा नहीं रहेगी। एक तो उसको दिया जाए। आप मुझे ये लिख के दे दें। अच्छा। हम जब बैठेंगे तो इस विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में मेरे को एकदम अधिकृत कुछ कहना है। स्कूल के सामने साइकिल ट्रैक है, बच्चे स्कूल से छुट्टी होती है, साइकिल ट्रैक इस्तेमाल करते हैं, साइकिल भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, लेकिन उसी सड़क पे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारें चलती हैं साइकिल ट्रैक के ऊपर। एक 17 दिसंबर को मैं वीडियो डाला था और व्हाट्सएप, पुलिस का जो व्हाट्सएप है उसमें डाला, और जो डीएस अपने एसएचओ थे 44 का, उनको भी बताया, कुछ कोई असर नहीं हुआ। और फिर अब कल मैंने दोबारा डाला है और मुझे कहा गया है कि आप जो वीडियो डाला है उसके नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही। देखो, ऐसी समस्या के लिए अब यहाँ उसके बारे में आप मुझे 24 घंटे खुला हूँ, जब चाहें आप आकर के जो भी पब्लिक की या आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या है तो आप मुझे दीजिए। जो मुझसे संभव हो सकता है वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई। और इसीलिए मैंने हर बुधवार, कब आ सकते हैं हम कल? हर बुधवार के दिन मैंने यूटी में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं पब्लिक हियरिंग के लिए बैठता हूँ। पहले आपको अपना विषय डालना पड़ेगा। उस बुधवार का जब से 14 आएगा तो आप 10, 11, 12 में अपनी समस्या और आप अपना नाम डाल दीजिए। हम उस सूची में मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट कर लेते हैं, और जितनी हियरिंग लोग हमारे से आते हैं उनको हम समय देते हैं, और जिसमें हमको आवश्यक लगता है कि इनकी बात सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठकर चर्चा करके समस्या का हल होता है, तो आपको रोक लेते हैं वहीं, और 1 बजे बाद प्रशासन के सारे अधिकारी, मैं सब बैठ कर के आपकी समस्या सुनते हैं, और फिर उसमें से जो हम सब लोगों की राय बनती है कि इसका क्या निदान किया जाए, वो करने का प्रयास करते हैं। विक्टर सर, मेरा नाम हिलरी विक्टर है, मैं हिंदुस्तान टाइम्स से हूँ। एक शहर की बहुत बड़ी समस्या है बैन ऑन शेयर वाइज प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये मुद्दा लोकसभा में भी अभी हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने उठाया था। तो इसमें बेसिकली जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 जनवरी में, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोला, उसमें प्रशासन कुछ कर रहा है, क्योंकि ये बहुत एक मेजर इशू बन चुका है चंडीगढ़ में। ये कुछ चंडीगढ़ की कुछ प्रॉब्लम है जो पब्लिक हमेशा हमारे पास भी लाती है, विशेष करके फ्री होल्ड, लीज होल्ड के बारे में एक जैसा उनका आती है। कई बार वायलेशन में छोटा मोटा वायलेशन भी होता है, तो उसके जो नोटिसेज जाते वो उसी प्रकार से जाते हैं, उसके कारण से लोगों को कई तरह की परेशानियाँ होती है। फिर यहाँ क्या कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक तरह से कई प्रकार की अड़चनें आती है, जिसके कारण से पहले जो इंडस्ट्री सर्वाइव करती थी, आज वो इंडस्ट्री यहाँ सर्वाइव नहीं करती है, वो लगभग बंद हो गई। तो उसको चेंज करने के लिए भी जो उसकी मांग रहती है, उसका भी अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। तो इसी तरह से लालडोरा और लालडोरे के बाहर की जो समस्या है वो भी आती है। हम कोशिश करें जितना हमसे हल किया जा सकता है। विशेष करके ये जो आपने वायलेशन के जो नोटिस हमारे यहाँ से गए थे, वो लगभग 5000 के गए। ये वायलेशन की नहीं, ये जो बैन लगाया शेयर वाइज प्रॉपर्टीज आप बेच नहीं सकते चंडीगढ़, फ्लोर के अनुसार बेच नहीं सकते। नहीं, फ्लोर के अनुसार बेच सकते मतलब क्या है? नहीं, मतलब जैसे आप अपने पुत्र को देना चाहते हैं, दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, सेक्टर 1 से लेके 30 सेक्टर तक जो हेरिटेज पुराने सेक्टर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जैसे मरला हाउसेज है, 10 मरले का मकान है, उसमें लोगों ने फर्स्ट फ्लोर किसी और को बेच दिया था, सेकंड और को, थर्ड को।
एक कोठी को ही 3 अलग अलग लोगों को भेज दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी, जबकि ये कि उसमें परिवार तो 3 ही रह रहे हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो थी वो कुछ प्रशासन के अधिकारियों ने गलत ली, उन्होंने सारी जगह बैन लगा दिया। ये लोकसभा में भी इस बार आया था ये इशू। अब की बार हम लोग जब बैठेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जी सी भारद्वाज सर। हाँ बताइए। भारद्वाज सर। हाँ माइक दे हुई तो आवाज़ है। अब वही बात है। हाँ मेरा नाम जीसी भारद्वाज है, मैं रोजाना स्पोक्समैन प्रिंट मीडिया में हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब जब भी पंजाब और हरियाणा में इलेक्शन आने का टाइम होता है, या इलेक्शन आने का थोड़ा सा टाइम बचता है 4-6 महीने, जैसे आजकल पंजाब में इलेक्शन हो रही है, तो मसला जो है मेन इनके वाटर इश्यूज का और कैपिटल चंडीगढ़ का ये हो जाता है। और इसको रोकने के लिए आप, जैसे आपने बताया, आप तो शुरू से जुड़े रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी की पार्टी जो है वो सेंटर में इस वक्त की मोस्ट पावरफुल पार्टी रही है, अब भी है, और 19 स्टेट्स में उनका राज चल रहा है। क्या आप अपने एक्सपीरियंस से उन पे थोड़ा सा दबाव डाल करके, क्या ये हरियाणा और पंजाब का इशू जो दोनों हैं मेन, जो झगड़े का कारण बनती है और लोगों को भरमाया जाता है कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कुछ भी है, क्या उसको सुलझाने में कोई मदद कर सकते हैं? जो क्या है कि पानी की विषय के बारे में एक तरह से बहुत बड़ा इशू यहाँ प्रारंभ से लेकर के रहा है। कोर्ट और कचहरी में भी इसके बारे में कई बार लिटिगेशन हो चुके हैं। इसके बारे में हम सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, पर निर्णय करने के लिए केंद्र सरकार का ही एक तरह से निर्णय होगा। और दोनों, मैंने कोशिश की कई छोटे मोटे झगड़ों के लिए दोनों मुख्यमंत्री को साथ बिठाने की, ताकि वो बैठ करके कम से कम चर्चा करें कि क्या इसका हल हो सकता है, पर उसमें भी कोई मुझे सफलता नहीं मिली। जब कभी भी तारीख तय होती है तो कभी उनको कोई काम आ जाता है, कभी इनको कोई काम आ जाता है, तो मैं उसमें अभी तक सफल नहीं हुआ। मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ कि कुछ छोटे मोटे इशू है। पानी का इशू तो मेरे यहाँ बैठ करके हल होना भी नहीं है, और ना मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि मैं हल कर दूँगा, लेकिन कुछ बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज आते हैं उनको बैठ करके साथ में प्रयत्न करें तो शायद है कि थोड़ा बहुत कुछ तो कुछ रास्ता निकल जाएगा। मंजीत सहदेव जी। नमस्कार, मैं मंजीत सहदेव चंडीगढ़ जनपद में लीडर हूँ। मैं जरा समस्याओं से हटके आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हाल ही में आपकी एक तस्वीर के बारे में कहना चाहूँगा कि एक जिसमें आपकी विनम्रता, सादगी और धर्म के प्रति आस्था के साथ एक युवाओं को प्रेरणा के लिए एक तस्वीर मैंने देखी थी पीछे, जो हमारे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए तो वाकई बहुत एक सीख है, और वही युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का क्रिया भी है। जहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में आपने शिरकत की और एक नमन की एक बहुत, तो वो तस्वीर वाकई हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बहुत चली है, अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए। आज एक छोटी सी विजन आती है किसी के पास, तो वो बहुत ही बड़े पौधे पे जाके अपने को बहुत बड़ा स्किल मिलता है, लेकिन आपकी विनम्रता देखकर तो वाकई मन में एक भाव है जो मैंने आपके पास रखे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो हमारे सीनियर सिटीजन में बहुत तारीफ उस चीज़ की बनी है, इसके लिए मैं आपको वाकई बधाई का देता हूँ। भाई को धन्यवाद। छिब्बड़ साहब। सब इसके बाद में ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SSP ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ जगह भी ड्यूटी केडर का लाया जा रहा है। वैसे तो आपने देखा है कि अभी तक जो ये 60-40 का है इसको लगभग मेंटेन कर रहे हैं। कोई एक आध अधिकारी कोई इधर उधर लगा हो तो बात दूसरी है। आज भी SSP चंडीगढ़ का है, मतलब पंजाब का है, आगे भी होगा, पंजाब का होगा, और उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा का जो है वो अगर हमको अधिकारी मिलता है तो उसको उसकी जगह लगाते हैं। मैं सोचता हूँ कि यूटी कैडर के जो लोग आते हैं ना, वो ट्रांसफ़र होकर आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा,
और जब उनके द्वारा कोई आदेश आता है किसी को लगाने का या हटाने का, तो उसमें हमारा ज़्यादा रोल नहीं रहता। बाकी सामान्यतः हम यहाँ, चाहे हमारे स्कूल टीचर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे हर में हमने वो मेंटेन कर रखा है। लेकिन यहाँ मुझे जो समस्या समझ में आती है कि लोग 2 साल के लिए आते हैं, 7-7, 8-8 साल तक जो है ना यहाँ डेपुटेशन पे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जब कानून में सीमा है 7 मैक्सिमम, तो उसके बाद उसको वापस जाना चाहिए। पर यहाँ आने के बाद वो किसी न किसी से, आपसे या मुझसे किससे कह कर के यहाँ बना रहते हैं। तो जो प्रशासनिक मजबूती चाहिए, वैसे हमारा पास अधिकार है कि जो इस तरह से नॉमिनेट जो आते हैं उनको हम कभी भी हटा सकते हैं उन काम से, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना कठोर कदम उठाना ज़्यादा उचित नहीं होगा। इस कारण से थोड़ा सा देखते हैं, पर ये ज़रूर कोशिश की है कि 7 साल से अधिक समय से डेपुटेशन पे आए हुए लोग कहाँ कहाँ कितने कितने अधिकारी बैठे हैं और उनके काम के बारे में रिपोर्ट जो है ना वो अधिकारियों से ले रहे हैं कि भाई इनके काम के बारे में अपनी रिपोर्ट दीजिए कि क्या है। तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन 60-40 का बनाया हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने नहीं है। अगर यहाँ से मान लो एसएसपी हटेगी भी सही, तो पंजाब कैडर का ही कोई एसएसपी आएगा। लेकिन सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि हमने तो बराबर मेंटेन कर रखा। हमने हमारी तरफ से कोई डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत होता है तो यूटी के अधिकारियों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। सर एक मिनट सर, नहीं रावत जी, नहीं सर एक मिनट, सबको हम दे सके समय। रावत जी फिर आ जाएंगे आपके पास। सर इंदौर में अभी एक हादसा हुआ है, उसमें सीवर का पानी जो था ड्रिंकिंग वाटर में मिलने के बाद 17 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ का भी जो सीवर सिस्टम है और अंडर ड्रेनेज सिस्टम है वो भी 70 साल पुराना है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है। यहाँ भी कई ऐसी घटनाएं होगी, कहीं डायरिया हैजा फैलने की। तो ऐसा कोई अभी प्रावधान है या कोई काम किया जा रहा है इसको कुछ फेज वाइज, एक साथ तो पूरे शहर में नहीं हो सकता, फेज वाइज इसको कुछ चेंज करने की जरूरत ताकि इस प्रकार के हादसे ना हो? निश्चित। दूसरा मेरा एक सवाल है कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक की समस्या, मेट्रो का मामला है। मेट्रो पिछले 16 साल से कामों में दौड़ रही है, उसका बजट भी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और प्रशासन अगर इस पर कुछ सार्थकता से काम करे, देश के अन्य शहरों में, जयपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में, सभी जगह मेट्रो शुरू होगी, तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं होगी? देखो, आपने जो पहला प्रश्न जो है ना वो सामान्यतः कई शहरों में ये प्रॉब्लम आ रही है। कारण क्या है कि सीवरेज के साथ ही एक तरह से हमारी पाइपलाइन अंडर पड़ी हुई है। तो जो भी पाइपलाइन थोड़ी सी डैमेज हो जाती है वो कभी भी लीक होती है और पानी में दूषित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है कई सालों से, लेकिन ये हादसा हुआ है निश्चित रूप से। हमारे यहाँ भी हमने इसके लिए कोशिश की है। अब आजकल टेक्निक है कि आप अंदर पड़ी हुई लाइन को आप वेरीफाई कर सकते हो कि कितनी डैमेज है, कितनी क्या है, उसकी क्षमता है, उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन सामान्यतः इसका प्रयोग अभी तक बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं फेज वाइज। कारण क्या है कि पहले यहाँ 3-4 साल पहले जो है एक विदेशी लोन के आधार पर 24x7 का संपूर्ण चंडीगढ़ में एक प्रस्ताव चल पड़ा। तो उस समय सोचा था कि इसको फिर उसी समय चेंज होगा, आज क्यों चेंज करें। लेकिन उस प्रस्ताव के बारे में जो मैंने अपना तो मनी माजरा में जो आपने 24x7 किया, मैंने और गृह मंत्री जी ने उसकी ओपनिंग की थी जब मैं पहले आया था। लेकिन उसमें मेरा जो अनुभव कहता है, मेरे शहर में भी 24x7 का जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिला तो हमको ये भी मिला। लेकिन सामान्यतः क्या है कि ये वहाँ चल सकता है जहाँ टैंक नहीं हो, ज़मीन में टैंक नहीं हो, ऊपर टंकी नहीं हो। तो आप पानी खोलोगे तो टैप से आपको पानी मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि अंडरग्राउंड का टैंक भी है, चल रहा है, ऊपर का भी चल रहा है, और फिर जितना पानी उसको देना था उतने नाप में आपको एमएलडी पानी देंगे तब जा कर के वो बना पाएगा। फिर क्या है कि उन्होंने एमओयू किया, उसमें कहा कि 27% जो है ना लाइन चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी 27%, कौन सी जगह की? वो 27% चेंज करते करते हमने ठेकेदार से 40% लाइनें चेंज करा दी। तो आखिर वो भी तो अपने बाल बच्चे लेकर बैठा है, तो वो 40% कैसे करेगा? तो वास्तव में आज की तारीख में जो हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके पास अंदर पड़ी हुई लाइन के बारे में भी वो पूरा परफेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ऐसे आइडेंटिफाई करके अब की बार हम कुछ लाइनें जो अंदर पड़ी हुई है उसको ज़रूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और 24x7 का मतलब जो मेरी समझ में आता है, सारा शहर खुद जाएगा और ये 5 साल तक भरा नहीं जाएगा, तो लोगों को जो परेशानी होगी वो उससे भी ज़्यादा होगी। आज आपकी पानी सप्लाई ठीक हो रही है, अगर आपको कहीं लाइन डैमेज है तो उसको बदल देंगे। 4 घंटे सवेरे मिलता है और प्रेशर से पानी मिलता है, तो 24x7 दुनिया को दिखाने के लिए क्या उपयोग होगा? मेरे तो समझ से परे है। मेरे शहर में झील का शहर है, पर आज भी ऑल्टरनेट पानी देते हैं, पर पूरा प्रेशर से देते हैं कि 4 मंजिल पर भी टंकी में पानी जाता है। किसी को नीचे से उसको मशीन चला करके ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं, मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं, मोटर के कनेक्शन काट दिए हमने, कोई ज़रूरत नहीं, हम प्रेशर से देंगे आपको, पानी जाएगा ऊपर। मेट्रो के बारे में कारण क्या है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको जयपुर का ही अनुभव बताता हूँ कि जितना मेट्रो पे हमने पैसा खर्च किया, आज की तारीख में उसका रिटर्न ब्याज भी नहीं आ रहा है। यहाँ क्या है कि पॉपुलेशन लिमिटेड है और सड़कों को जो आपने हेरिटेज कर रखा है उसको सबको अंडरग्राउंड लेना पड़ेगा। अंडरग्राउंड जो लेंगे तो उसका बहुत अधिक पैसा है, उतना ट्रैफिक नहीं। इसको अगर आसपास के शहरों से जोड़ करके, इसको मेट्रो से जोड़ करके यहाँ एक पॉइंट पर ला करके छोड़ा जाए और वहाँ से फिर जो भी साधन यहाँ उपलब्ध है उनका उपयोग किया जाए, तो कम खर्चे में अच्छा काम हो सकता है। आप ही सारा शहर को भी आप अंडरग्राउंड खोद दोगे, उसकी कॉस्ट जो आएगी आपको वो बहुत बड़ी कॉस्ट आएगी। उसके एवज में कितना ट्रैफिक उनको मिलेगा। मैंने इंजीनियर को डिपार्टमेंट में कहा कि एक बार आप इस सारे को अनुभव करो और जहाँ जहाँ मेट्रो बन गया है उनकी भी स्टडी करो कि वो वास्तव में उपयोगी हो पा रही है या आज भी एक सफ़ेद हाथी की तरह से बंध गया है, जिसका खर्चा इतना होता है कि मैं इतने पैसे में तो आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ एक पैसा किसी पैसेंजर से नहीं लेकर के भी हम बाई रोड भी हर एक को जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। और मिनिमम कॉस्ट पर कैसे आपकी ये जो बस सर्विस है वो करें, चाहे हमको उसको घाटा खा करके भी चलाना पड़े, तो आगे लोगों को ट्रैफिक में जाने आने की समस्या नहीं हो। तो अभी हमको जो हम बसें मिल रही है, अभी हमको 100 मिल जाएगी, अभी हमको 25 मिली है, तो 100 मिलने के बाद हम शहर के जो मेन रोड हैं उन पर 10-10, 15-15 मिनट के ड्यूरेशन से बस एक के बाद एक कैसे आए और हर एक को टाइम टेबल दिखे कि ये बस इस समय कहाँ चल रही है, यहाँ कितनी देर में पहुँचेगी, ताकि ट्रैफिक को हम रेगुलाइज कर सके। बाकी अंडरग्राउंड खोद करके इसको बनाना प्रोजेक्ट को, इसकी कॉस्ट और इसकी उपयोगिता आज की तारीख में जो दे रखी है उसको जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक प्रोजेक्ट को केवल और केवल कहीं से भी फंडिंग आ जाएगी, इसलिए लेकर के मैं सोचता हूँ उसको उपयोगी नहीं समझ करके करने का प्रयास करेंगे। हमें कोई मेट्रो से नाराज़गी नहीं है, मेट्रो होना चाहिए, लेकिन मेट्रो और यहाँ की जनसंख्या के आधार पर, दबाव के आधार पर क्या रूप बनता है। तो इसलिए मेरी खट्टर साहब से भी बात हुई, मैंने कहा यहाँ के आसपास के कुछ बड़े शहरों को अगर मेट्रो से जोड़ सकें और यहाँ अगर पैसेंजर ला सकें तो उपयोगी हो जाएगी और वो हमारे लिए एक तरह से उपयोगी होगी। जसप्रीत निज्जर जी, 5:15 खत्म करना है अभी। हाँ जी, बैठ के पूछ लीजिए। हाँ हाँ बताइए। सर जसप्रीत पहले बोला सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है स्ट्रे डॉग्स को लेकर। सर जो लास्ट हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की 7 नवंबर का जो ऑर्डर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रे डॉग्स को इंस्टीट्यूशन से उठा के शेल्टर्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। उसमें सर बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी गई थी 5 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था कि डेजिग्नेटेड शेल्टर्स बनाएगा हर स्टेट अपना। सेकेंड स्टेप था नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे। थर्ड था सर्वे। फोर्थ था हर इंस्टीट्यूशन की फेंसिंग होगी टू इंश्योर कि जब ये डॉग्स उठे जाएंगे तो उसमें नए डॉग्स नहीं भरे जाएंगे, जैसे कि वैक्यूम इफेक्ट हो जाता है, कहीं से आप एक कुत्ता उठाते हैं उसको भरने के लिए बाहर से दूसरा कुत्ता आता है। लेकिन सर एमसी चंडीगढ़ आज की डेट में सीधा डायरेक्टली 5th स्टेप पे जंप कर रही है और सीधा कैचिंग कर रही है, जो कि इट्स अ क्लियर वायलेशन, क्योंकि उनके बाय द सेल्फ एडमिशन उनके पास शेल्टर्स आज की डेट में चंडीगढ़ में नहीं, ना ही उन्होंने इंस्टीट्यूशन में फेंसिंग कराई है। और सर लेके कहाँ जा रहे हैं वो एसपी से रायपुर कला, जो कि एक्सटर्नल
और एक SPCA का टेम्पररी होल्ड है, जो कि क्लियर वायलेशन है ABC 2023 गाइडलाइंस की, जो कहता है कि जो आप स्टरलाइजेशन यूनिट है वो एक डेजिग्नेटेड शेल्टर के तौर से नहीं यूज हो सकता, क्योंकि वहाँ बीमार डॉग्स होल्ड किए जाते हैं, वहाँ पे कंटेजियस डिजीजेस फैलने का खतरा है। देखो, सामान्यतः क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन मिलेगी उसकी पालना सारे देश को करनी पड़ेगी। पहले भी जो उन्होंने फैसला किया था उस समय यही था कि भाई आप जहाँ से भी पकड़ोगे वापस वहीं छोड़ना पड़ेगा उनका स्टेरिलाइजेशन, तो वो कर रहे थे। लेकिन पब्लिक की जो शिकायतें आती है स्ट्रीट डॉग के कारण से, जिस प्रकार की घटनाएं जो है ना बहुत बड़ी है, तो उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल स्कूल से और आपने हॉस्पिटल से, वहाँ अगर कहीं आपको डॉग है तो इनको ले जाइए और कहीं भी शेल्टर हाउस इनका बना करके उसमें रख करके इनका। लेकिन अब कल की जो आई है गाइडलाइन जिस प्रकार की भी, अभी फैसला तो एकदम डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन अब उनका भी लगभग ये मान्यता है, लगभग उनकी भावना से लगता है कि ये समस्या बहुत ही विकट है। इस समस्या के बारे में, इसके निदान के लिए मतलब केवल और केवल उनको छोड़े रखना या उन पर रजिस्टर करना ये नहीं होगा। कोई न कोई दूसरा आपको तरीका निकाल करके इसको कहीं शेल्टर हाउस बनाकर कहीं भी ना, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एक शेल्टर हाउस में उनके लिए एक तरह से ज़िंदगी गुजारने का है, उनके जो एक स्वतंत्रता चाहिए वो तो नहीं है। लेकिन बहन, ये तो आप भी स्वीकार करोगे कि स्ट्रीट डॉग के कारण से जिन बच्चों को काटा जाता है, जिनको देखा जाता है, आप और हम भी जो देखते हैं किसी में आता है तो कितनी दया आती है कि एक 5 साल के बच्चे को सारा का सारा नोच डाला, और केवल हम दया के आधार पर एक को बचाना चाहते हैं, दूसरों को जो है ना एक तरह से नुकसान पहुंचाना। तो कोई रास्ता तो अब हमने नहीं निकाला है। सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगी उसकी हम पालना करेंगे, और अभी जितने भी हमने पकड़े हैं उनको सही स्थान पर ले जा कर के हमने उनको रखा हुआ है। हमने किसी प्रकार को ऐसा नहीं है कि उनको कहीं पिंजरे में बंद कर दिया, खुले जगह पर रख कर के। मैम ये दोबारा कर देंगे, एक क्वेश्चन है बलविंदर जब्बू सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पंजाब के जो पत्रकारों ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ मिलेगी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ क्या कहते हैं? देखो, क्या यहाँ की कुछ समस्याएं जो पहले हमारे अधिकार में थी हम कर सकते थे, अब पिछले कुछ समय से केंद्र ने एक तरह होम डिपार्टमेंट हमको पूरी एक तरह से रोक लगा दी कि आप कोई भी ज़मीन बिना ऑक्शन के यहाँ नहीं कर दो। पहले तो हम मंदिर को दे सकते थे, गुरुद्वारा को दे सकते थे, इंस्टीट्यूशन को दे सकते थे, रियायत दर पे दे, वो एक तरह से हमको बिल्कुल बंद है, तो उसके कारण से भी हमको दी। लेकिन फिर भी इसके बारे में विचार कर सकते हैं कि सामूहिक अगर आप किसी प्रकार की कोई प्लानिंग बना के दें कि हम इतना चाहते हैं, तो हम अपने हाउसिंग बोर्ड से उनके लिए उस प्रकार की कॉलोनी बना सकते हैं, और जो भी रेट होगी उसके आधार पर उनको दे सकते हैं। तो चंडीगढ़ वाले? हाँ, चंडीगढ़ भी। नहीं, चंडीगढ़ पंजाब को अपनी कैपिटल चंडीगढ़ कभी मिलेगी? देखो, ये कैपिटल के बारे में तय करना हमारे बस का रोग नहीं है। रमेश जी सर, मेरे सवाल भी है और सुझाव भी है सर आपके लिए। चंडीगढ़ में सर यहाँ बस अड्डा है सेक्टर 17 में, इससे निकलने वाली बसें और स्लिप रोड से आने वाला ट्रैफिक और मेन रोड से आने वाला ट्रैफिक आगे राउंड अबाउट के पास जाके सर वहाँ बॉटल नेक हो जाता है, बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं इसके ऊपर। आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मेरा थोड़ा सा सुझाव है सर आपके लिए, जहाँ से बसें निकलती सर उसके ऊपर 40 फुट का एक बर्म है, और ऊंचा बर्म नहीं है, छोटा बर्म। इस बर्म को अगर हटा दिया जाए तो कम से कम जो स्लिप रोड वाले जो व्हीकल हैं वो वहाँ से निकल के जो है वो मध्य मार्ग की तरफ जा सकते हैं। तो इस बॉटल नेक की तरफ सर जो ध्यान सर दिया जाए। और दूसरा सर, शहर में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्कों में लाइट्स हैं, राउंड अबाउट्स के ऊपर लाइट्स हैं, इनके ऊपर जो टाइम जो है सर वो विंटर का और समर का जो है एक ही फॉलो किया जाता है, और उसकी वजह से हो ये रहा है सर, लाखों यूनिट जो है हम दिन में ही वेस्ट कर रहे हैं। कई बार तो दिन में ही लाइटें जलती हैं, लेकिन क्या है कि अभी 6:30 बजे लाइट जलती है, समर सेशन में भी वो 6:30 बजे जल जाती है, जबकि
सूर्यास्त जो होता है वो करीब 8 बजे होता है सूर्यास्त। नहीं। ऐसे में 1.5 घंटे का गैप को क्या हम इसको कैसे cover निश्चित रूप से ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसा जैसा सूर्य का जो चक्र चलता है उसके अनुसार ही लाइट का समय, और ये तो एक तरह से निश्चित कर दो तो आप उसी समय लाइट जलेगी, उसी समय बंद होगी, सिस्टम हमारे पास है। अगर इसके बारे में ध्यान नहीं गया है तो निश्चित रूप से समर का और विंटर का अलग अलग समय तय करेंगे ताकि बिजली भी बच जाए और लोगों को सुविधा जो चाहिए वो सुविधा भी मिले। और वो सब बॉटल नेक वाला जो होटल नेक आप मुझे नक्शा बना करके दें तो मैं बैठ करके उसके निर्णय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटा मोटा चेंज करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो निश्चित रूप से करेंगे। वीरेंद्र सर। सर मैं 60 साल से मैं चंडीगढ़ में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मौजूदा टाइम में अर्थ प्रकाश का मैं मेंबर हूँ सर, और इसके पहले 37 साल में ट्रिब्यून में काम किया था सर। और इतने सालों में मतलब बड़े उतार और चढ़ाव हमने देखे हैं। पंजाब में आतंकवाद और सारा कुछ जैसे तैसे बड़े सामान्य स्थिति में चल रहा है। और आपका स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके आने के बाद चंडीगढ़ की स्थिति में बहुत काफ़ी सुधार हुआ सर। तो हमारी कोशिश यही होगी कि मतलब इसमें और भी ज़्यादा सुधार के लिए कोई गुंजाइश रखें। एक सवाल है सर हमारा कि आपकी सरकार भी है दिल्ली में, विपक्ष की तरफ से ये मांग आई है कि दल बदल विरोधी कानून बनाया जाए। आप उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बरत के सर ये कानून बनवा सकते हैं। तो ये नगर निगम से भी मतलब उठ रही है सब बातें सारी इधर उधर, आपको जानकारी में आई सारी बातें, तो अखबारों में भी छप रही, आप देखते होंगे सर। इसके लिए मतलब आपने कुछ सोचा सर, कुछ कर सकेंगे? देखो सर, प्रारंभिक बात है कि कुछ हमने आपसे जो फीडबैक जनता से मिला उसके आधार पर ही हमने समस्या का निदान करने का प्रयास किया है। अब भी चाहते हैं कि जब कभी भी आपको किसी को भी कोई सुझाव लगता है तो आप हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम कोशिश करेंगे उसको कि कैसे कम से कम किया जाए। एकदम ख़त्म नहीं होगा तो भी कम से कम करने का प्रयास तो हम निश्चित रूप से करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक ये दल बदल विधेयक कानून है, ये क्या है कि सारे देश में होना है, केवल एक जगह होने से तो काम नहीं चल पाएगा। लेकिन ये बात बराबर सब राज्यों से आ रही है कि निश्चित रूप से नीचे की जो संस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज और उनमें भी अगर ये होता है तो अच्छा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी इसको निर्णय की स्थिति में हम आ जाएंगे, एकदम नहीं कहा जा सकता है। सुझाव आप और हमने भी कई वर्षों से दिया, विधानसभा में भी कई बार आपने बोलते हुए भी बताया है कि निश्चित रूप से ये जो इधर से इधर जो भागा भागी होती है पैसे लेकर के, उसको किसी तरह से रोकना तो पड़ेगा। लेकिन हमने ये जो हाथ खड़े किए उसके पीछे केवल सोच यही था कि कम से कम व्यक्ति आइडेंटिफाई तो हो कि किसने इधर से इधर टाका है, तो कम से कम पब्लिकली तो इतना डैमेज हो जाएगा कि दोबारा कभी लोकतंत्र में सदस्य बनने का मौका उसको नहीं मिलेगा। और कम से इतना तो रहे, इसलिए किया है। और मैं सोचता हूँ कि आपका सुझाव तो है, ये कई राज्यों से आता है, कई विधानसभा में भी ये विषय बराबर आ रहा है, लेकिन अभी एक तरह से हम सुझाव के रूप में देंगे। और कोई हमारे यहाँ अकेले को, हम यहाँ कुछ भी कानून नहीं बदल सकते। हमको कानून बदलने के लिए होम डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ता है। अगर किसी राज्य ने अपना लिया पहले ही और वहाँ अगर वो चल रहा है तो हम उसके एक्ट को यों का अडॉप्ट करके भेज सकते हैं, तो वो तो होम डिपार्टमेंट से हो जाए, नहीं तो ठेठ लोकसभा तक जा कर के उसका प्रस्ताव बन कर के अमेंडमेंट आएगा, तब जा कर के चेंज हो पाए। अरुण सर, और मेरा एक सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना सवाल अगर का बैकग्राउंडर ना करके अगर सवाल पे हम करते तो थोड़ा बाकी लोगों को भी समय मिल जाएगा। देखो, निश्चित रूप से नशा रोकने में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अगर पहल करें तो उनको सफलता ज़्यादा जल्दी मिलती है। सब लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं,
मेरी कोशिश ये थी कि सब लोग सामूहिक मिलकर के इसको एक जन अभियान कैसे बनाएं, उसके बारे में अगर प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। केवल हम अकेले प्रयत्न करेंगे तो कुछ कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म तो जब सारी जनता का ही मन बनेगा इस समस्या से। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो नशा करता है उससे नफ़रत करने से वो कभी भी आप पॉजिटिव कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। उसकी मजबूरी है, किस कारण से किया होगा, उसको सुधारने का प्रयत्न करो। और सुधारने के बाद भी अगर उसको वापस पुनर्वास करने के लिए आप आगे नहीं सोचोगे तो केवल उसको छोड़ना और नहीं छोड़ना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। तो हमने कोशिश की है, नशा मुक्त जितने केंद्र हैं वहाँ किसी न किसी इंडस्ट्री से उनको कैसे जॉब मिले, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार हमने कुछ कोर्स वहाँ प्रारंभ किए हैं। तो उसके कारण से थोड़े बहुत लोगों को जॉब मिला भी है। लेकिन जब तक उनको नशा से बाहर नहीं करोगे आप, केवल उनको दोष देने से, केवल और उनको नफरत करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या को समाधान करने के लिए उनका भी विश्वास जीत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दिनेश गोयल जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने नशे के ऊपर अभियान छेड़ा हुआ है, पर एक दीमक की तरह भ्रष्टाचार जो है हमारे सारे सिस्टम को खा रहा है, उस मत में आपका क्या विचार है? देखो, क्या है कि सामान्यतः कुछ तो नीतिगत जो चेंजेज किए हैं प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद, तो कुछ तो उस पर एक तरह से रोक लगी। जैसे हर चीज़ का बेनिफिट तो पहले केस में जाता था, तो केस में जब बांटने जाता है तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ या मेरा परिवार, उसका मन कमज़ोर हो ही जाता है कि थोड़ा बहुत कैसे बचाया जा सके। लेकिन अब केस ट्रांसफ़र ही सीधा का सीधा खाते में होता है, तो एक नीतिगत निर्णय लेने से भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता। आजकल धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट ऑनलाइन अपना सारा काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को वहाँ आना नहीं पड़े और उनकी समस्या का समाधान। तो कुछ तो हमें टेक्निकली दृष्टि से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और सामान्यतः जो है ये भ्रष्टाचार की जो बीमारी है, ये एकदम कंट्रोल हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इतने लोगों को पकड़ते हैं, इतने लोगों को उनको राशि सीज करते हैं, लेकिन अंत में जाकर कोर्ट में हार जाते हैं। तो हमारी सारी मेहनत ही बेकार हो जाती है। एक तरह से हमको कई बार उसमें इतना मैन पावर लगता है हमारा, इतने उसकी और पीछा करने के बाद भी जो सफलता का परसेंटेज है वो कहीं न कहीं आपको और मुझे भी दया आ जाती है। 10 साल से किसी को ट्रैप कर लिया, नौकरी छोड़ दी, अब आपको कोई यार बच्चे भूखे मर रहे हैं, यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दया आ जाती है। फिर दया से काम नहीं चलता है, ये तो सख्त निर्णय से ही चलेगा, तब जा कर के कंट्रोल होगा। हरीश सर। नमस्कार सर, मेरा हरीश वाशीष का नाम है और मैंने जो पत्रकारिता है आपके ही प्रांत में राजस्थान से शुरू की थी। 3 साल वहाँ जाने के बाद चंडीगढ़ में आया। मेरा जो समय काफ़ी हो गया है, तो प्रश्न मैं सीधा मतलब करूँगा। तो अभी जितनी आपने भी बातें की और यहाँ भी जो सवाल आए चंडीगढ़ के मामले में, ज़्यादातर है वो शहर के मामले में है। वही शहर को बनाने के लिए बहुत सारे गांव हैं, उनको उजाड़ा गया और उन गांव की ज़मीन पर ये शहर बना। वो जो गांव हैं चंडीगढ़ के, वो जो विकास की दृष्टि से वो बाकी शहर से पिछड़ते जा रहे हैं। तो मेरा एक आपसे जो जितनी भी चर्चा हुई, चाहे वो नशे की बात है जो आपने अभियान भी चलाया, चाहे स्वच्छता की बात है, वो गाँव के अंदर यहाँ चंडीगढ़ के गाँव में वो सभी समस्याएँ हैं वो मौजूद हैं। मेरा एक आपसे आग्रह है, एक तो गांव है इनकी तरफ भी जितना शहर पे आप ध्यान देते थे, और एक व्यक्तिगत तौर पे अगर आप जैसे बाकी जगह अस्पताल में जा रहे हैं, शेल्टर होम में जा रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कुछ गांव हैं, अगर उनको भी विजिट करेंगे, शायद जो ब्यूरोक्रेसी है उस तरफ भी ध्यान देना शुरू करें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरे से जितना प्रयत्न हो सकेगा गांव की हर फैसिलिटी जो आवश्यक है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सड़क हो, स्वच्छता हो, वो मेरी पहली प्रायोरिटी पे मैं करने का प्रयास करूँ। मैं धनास भी गया हूँ, मैं मनी माजरा में भी गया हूँ, कुछ मैंने जाकर के वहाँ के पार्क भी विजिट किए हैं, देखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी पहली प्रायोरिटी उनके हर समस्या का निदान करना, ये मेरी और चंडीगढ़ प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है, जिसको मैं आप पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इतना विश्वास आपको दिला सकता हूँ। संदीप राणा जी। संदीप राणा सर फ्रॉम टाइम टू इंडिया। सर, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है, हर
5 साल या 2.5 साल कर दी जाए। शायद आपका भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा कि यू आर इन फेवर ऑफ 2.5 साल का टर्म वो MC अमीर का। तो सर आपने इसके लिए सेंटर को लिखा है, अगर लिखा है तो किस स्टेटस पे है? सेकंड सर, जो 17th अपना फोर्थ दिल्ली फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 17% शेयर जो हर साल MC मांगता रहा है, ये प्रपोजल पहले भी गवर्नर सेंटर को भेजते रहे हैं, तो ये सिर्फ प्रपोजल रहेंगे या कभी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होंगे? ये दो चीज़ें। देखो, हम इसके लिए बराबर कानून के तहत रह कर के, कारण क्या है कि हम किसी स्टेट का कोई एक्ट उठा लेते हैं तो हमें उसमें से ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, केवल उसको करके ही हमारे यहाँ से प्रस्ताव बना के जाता है तो वो होम डिपार्टमेंट तक ही जा कर के निर्णय हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कई जगह तो 5 साल का समय है, डायरेक्ट इलेक्शन भी है, कुछ जगह जो है ये 2.5 साल वाली प्रक्रिया भी है। तो हम अपनी तरफ से प्रस्ताव बना रहे हैं। ये दोनों ही प्रस्ताव हम होम डिपार्टमेंट से जाकर के भेजेंगे भी सही, और मैं व्यक्तिगत गृह मंत्री से मिलकर के भी सुझाव दूंगा। कारण क्या कि 1 साल में कोई भी महापौर उस शहर का विकास में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सकता है। वो जो सोचता है वो अगला आकर के उसको उलट देता है या नहीं चलाता है। तो जो स्कीम बनती है हमारे यहाँ क्या कि वर्क ऑर्डर देने में ही 6-6 महीने लग जाते हैं। टेंडर बनाने से लेकर टेंडर प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद वो एलिजिबल है या नहीं है, कई बार वो बैकआउट कर जाता है तो फिर समय निकल जाता है। तो वास्तव में ये समय अवधि बढ़नी चाहिए, इसमें तो मैं 100% सहमत हूँ। अब कैसे बढ़ेगी, कहाँ का हम उदाहरण लेंगे, मध्य प्रदेश का है, वो सीधा ही एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं महापौर का और 5 साल का कार्यकाल है। कुछ जगह जो है ना पार्षद करते हैं और 5 साल तक रहते हैं। कुछ जगह जो है ना, जैसे दिल्ली भी है, यहाँ भी है, कुछ ऐसी यूटी है जहाँ हर साल महापौर का चुनाव होता है। तो मैं सोचता हूँ हम इसके बारे में अपनी टीम लगी हुई है, वो इसमें से पूरा ठीक तरह से कानून के तहत प्रस्ताव बना करके आगे भेजेंगे और व्यक्तिगत जाकर के मिलने का प्रयास करूँगा ताकि उसका कार्यकाल बढ़ेगा तो विकास में उसकी योगदान अच्छा होगा। रमेश आंडा जी, इसके बाद विशाल पाठक और फिर सुमित शरानी, ये 3 और एक चौथा है, बस ये आखिरी 4 है सर क्वेश्चन, बस लास्ट वन। सर मेरा एक आपसे निवेदन है कि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ कमर्शियल सर्टिफिकेट की सुविधा नहीं है, यानी कि चंडीगढ़ में जो पैदा हुआ है उसको किसी पैदाश का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, जो कि स्टूडेंट्स को एडमिशन के समय और कहीं जॉब के समय उसकी जरूरत पड़ती है। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर कमर्शियल की सुविधा नहीं है, क्या इस पर कोई विचार नहीं है? अभी इस विषय पर ज़्यादा कोई चर्चा हो नहीं पाई है, लेकिन समस्या भी मतलब 21-22 बार इस बारे में उठी है, कोई आया है, तो हम विचार करेंगे। आप कुछ हमें दीजिए क्या कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन सामान्यतः यहाँ कई जगह चंडीगढ़ का निवासी होने का लाभ है। जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं वो 50% एडमिशन तो यहाँ के लोकल बच्चों को ही पहली प्रायोरिटी मिलती है। 50% बाहर के, उसमें से भी 25% जो है वो और उनको एक तरह से ये तय करने के लिए कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको किसी भी तरीके से हो सकता है यहाँ का रहने वाला है लेकिन बच्चा पढ़ने के लिए लखनऊ चला गया, वो रहता यहीं है, उसके पेरेंट्स यही रहते हैं, वो बच्चा यहाँ आता है और एडमिशन चाहता है, तो उसको भी इसमें कैसे कवर किया जाए वो हम प्रयास कर रहे हैं। पाठक जी और सुमित। नमस्कार सर, मैं विशाल पाठक हूँ मरुदेवा से। सर मेरे 2 सवाल है। एक में शहर में लंबे समय से जो है लोग जो है मालिकाना हक की बात कर रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लोगों की एक जेन्युइन मांग है। और एक वेंडर की समस्या सर शहर में बहुत ज़्यादा है। 12-13 हज़ार को लाइसेंस जारी हो मगर पूरे शहर में 70,000 अवैध ट्रेडिंग पड़ी लग रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने कार्रवाई तो शुरू की मगर चलान होते हैं उसके बाद 10 की 10 स्थिति बन जाती है। शहर के बाजार से लेकर के और ट्रैफिक की समस्या भी मुझे लगता है इसी वजह से कुछ कई जगहों पर ज़्यादा है। निश्चित रूप से वेंडर की समस्या हमारे भी ध्यान में जब से आए हैं तब से है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनको अधिकृत लाइसेंस मिले हुए हैं और जो साइड हमने वेंडर के लिए तय करी हुई है, अगर उसके अलावा वो कहीं जाकर बैठे हैं तो उनको उस साइड पर ले जाए। पर कुछ साइड ईमानदारी से ऐसी जगह भी तय कर दी जहाँ उनका व्यवसाय नहीं चलेगा। अगर मान लो उसको आपने ज़बरदस्ती करके वहाँ लगा भी दिया तो
अधिकृत लाइसेंसी तो है, लेकिन वो अपना रोजगार नहीं कर सकेगा या वहाँ उसका सामान नहीं बिकेगा। तो इन दोनों को समझना पड़ेगा, उसका रोजगार भी सफ़र नहीं करे, और चूँकि अधिकृत लाइसेंसी है इसलिए उसको बसाना या उसको काम देना हमारी ड्यूटी है। जो अधिकृत नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको ऑल्टरनेट जगह कितनी दी जा सकती है वो भी विचार करना पड़ेगा। एकदम रोजगार से बाहर करना, कोई भी आदमी धूप में खड़ा रहना ऐसी शौक से नहीं खड़ा रहता है, बच्चों का पेट भरने के लिए रहता है। तो मानवीय दृष्टिकोण भी हो और उसको दोनों को एडजस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कहीं भी हो सकते हैं, नई साइटें निकाली जा सकती है, वहाँ उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कि जब हम सख्ती से करते हैं ना तो उस पर कई लोग लपेट में आते हैं। तो हमको भी लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इलीगल लाइसेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी दुकान के आगे ला करके आपने डिब्बा डाल दिया। फिर क्या है कि ये एक व्यवसाय है। अगर आप इस पे ठीक नीचे जाओगे तो आपको लगता है जो बड़े बड़े दादा होते हैं ना, उन्होंने 10-10, 20-20 कियोस्क ले रखे हैं और वो किराए पे चला करके उस सामने वाला व्यक्ति है उसका शोषण कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोटो के साथ ही उनको आइडेंटिफाई करें, और जो वहाँ बैठा है उसी व्यक्ति के नाम से हो, और अगर दूसरे के नाम से लाइसेंस है तो उसको निरस्त करें, ताकि जिसको रोज़गार की ज़रूरत है उसको मिले। नहीं तो ये क्या है कि कई ऐसे सब शहरों में होते हैं ऐसे कुछ लोग जो है ना, एक तरह से मुख्य दादा होकर के 10-10, 20 कियोस्क पर कब्जा कर रखते हैं और फिर उनको किराए पर दे करके मैक्सिमम पैसा उनसे लेते हैं। मेहनत करने के बाद भी उनका परिवार भूखे मरता है। सुमित जी, माकानी हक में बारे में अभी विचार जरूर चल रहा है, पर अभी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। सुमित जी। सर नमस्कार, मैं सुमित शिवराम हूँ, दैनिक जागरण से। 5:30 उसके बाद आखिरी सवाल इकट्ठा लेंगे दो का। हाँ, दैनिक जागरण से सुमित शिवराम। वैसे जो मैंने सवाल पूछना था वो किसी और ने चुरा लिया मेरे से पहले। पीछे बैठने का थोड़ा सा कई बार नुकसान होता है, लेकिन क्योंकि मुझे मौका लास्ट में मिला है, हम आपकी कह लीजिए या आपकी सरकार की, आपके प्रशासन की समीक्षा करते हैं और सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप चंडीगढ़ में आए हैं और जहाँ तक मैं प्रशासन कवर करता हूँ, आप अखबार बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर एक्शन भी बहुत होता है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप चंडीगढ़ की जो प्रेस हैं, प्रेस के लोग हैं, वो आपको कितना अलर्ट करते हैं, आप अखबारों से कितना अपने आप को अपडेट करते हैं, और हमें हमारी प्रेस का उसमें और क्या रोल रह सकता है जो समाज को बदलाव में, उसके बारे में आपका क्या? देखो, निश्चित रूप से मैं प्रेस की सारी खबरें जो है ना वो उसकी हर कटिंग को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और जो मुझे बहुत सीरियस लगती है कि ये वास्तव में हमारी चूक है तो उसको डिपार्टमेंट से पूछ करके उसको ठीक कराने के लिए उनको लिखता हूँ, उनसे जवाब मंगाने का प्रयास करता हूँ। तो प्रेस तो हमारी बहुत मदद करती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रेस और पब्लिक दोनों को आप जितना सुनोगे और जितना समझने का प्रयास करोगे उतनी अपनी कमियों को सुधार पाओगे। तो कोई कमी निकालता है तो वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कमी निकालता है वो हमको सुधार के लिए, तो मैं उसको हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ। और मैं हमेशा दोनों यूटी की भी पढ़ता हूँ, पंजाब की भी पढ़ता हूँ, और जो नेगेटिव न्यूज़ हमारे प्रशासन के बारे में आती है उनको पहली प्रायोरिटी पे पढ़ता हूँ, और उसमें से कुछ न कुछ एक दिन बाद आऊँगा या कहीं घूमने चला गया 2 दिन में, लेकिन उसको देख करके हल करने का प्रयास करता हूँ। और थोड़ा बहुत जो काम कर पाए उसमें आपका प्रेस का भी और पब्लिक का भी, जिन्होंने आकर हमको ये छोटी छोटी समस्या बताई उसको हमने हल करने का प्रयत्न किया, तो थोड़ा बहुत हल पाई। जैसे आपका ये जो वायलेशन का है, अब 5000 फाइलें थी, हमने उसको शॉर्ट करते करते 2500 पे ले आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारी टीम को फील्ड में भेजेंगे, ये जो 2500 लोग हैं इनके इस वायलेशन को कम ज़्यादा किया जा सकता है क्या, कुछ एक्शन करना है तो कुछ लिमिटेड करो। सामान्यतः परिवार की आवश्यकता के अनुसार, अब उसके बच्चे की शादी हो गई, मकान तो वही है, उसे वो बढ़ तो सकता नहीं, नया जगह जाके वो खरीद नहीं सकता, इतना महंगा यहाँ ज़मीन है, तो उसको कितनी मदद करते हुए हमारे नियमों की भी पालना हो जाए। ऐसा नहीं होगा शहर का ढांचा ही बिगड़ जाए और चाहे जैसा हो जाए, दोनों चीज़ें रहती है। तो मानवीय दृष्टि से जितना जो कुछ किया जा सकता है वो करने का प्रयास करें। ये हमारे आखिरी सवाल है, आप भी बता दीजिए और आप भी
सर इकट्ठे जवाब दे देंगे। मैं सर मोहित सर फ्रॉम अमर उजाला। सर आप पंजाब के राज्यपाल हैं। मेरा सर सवाल इसी संदर्भ में है, पंजाब में इस वक्त 329 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप चोरी हो गए हैं या गुम गए हैं सर। इसको लेकर बड़ा मसला बहुत गरमाया हुआ है। श्री अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री को तलब भी किया है। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश पर SIT भी बनी है, मगर SGPC कहती है कि हम SIT को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। सर एक इसी से जुड़ा सवाल और है, जो गैंगस्टरवाद और या और भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, फिर इन दोनों मसलों पे आप अलग अलग जवाब दें। देखो, निश्चित रूप से जो क्या है कि ये जो यहाँ जो कुछ भी गैंग वार चल रहा है, और आपको और हमको इस बारे में बहुत दुख है कि कहीं न कहीं कोई न कोई है ना मर्डर जो है ना किसी न किसी कारण से किसी तरह से हो रहे हैं। इस पे लिए मैंने DG से भी बात की। मैंने कहा इसके बारे में केवल और केवल उसको पकड़ लेना या कार्रवाई करना ये तो पर्याप्त तो इतना नहीं होगा। हमको अपना कोई तो मैकेनिज्म इस तरह से बनाना पड़ेगा कि अगर आदमी मर्डर करके जा रहा है तो उसको हम दबोच सकें। जब हम उसी व्यक्ति को उसी सीमा में ही पकड़ लेंगे तब तो निश्चित रूप से अगर वो भाग के निकल जाता है तो एक तरह से वो हमको चुनौती दे करके जा रहा है। तो हमारा आजकल का सिस्टम और हमारे पास इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम 2 मिनट में तो सारा फोर्स को अलर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे नाके हैं उनको है, लेकिन अभी ये समस्या वास्तव में है। जनता भी महसूस कर रही, हम भी महसूस कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको इसका कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं मिला है कि इसको 100% हम काबू कर लेंगे। सर जो 329 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के, देखो ये समस्या बहुत भारी है। वैसे सरकार और पुलिस भी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अभी लोगों की संतुष्टि के लिए इसमें और अधिक जागरूकता से आगे काम करने की आवश्यकता है। SIT को सहयोग नहीं देना ये ठीक है? देखो मैं पूछूँ, क्यों कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे पास नहीं होते हैं। हम उनको एक तरह से पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको बुला करके भी बात कर सकते हैं। हमारी तरफ से भी कुछ उन पर अगर दबाव बन सकता है तो वो ज़रूर करेंगे। तो वो हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में समस्या जो है ना लोगों को बहुत ही इरिटेट कर रही है, इसमें कोई दो नहीं। मैं एक तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और अपने जर्नलिस्ट की आवाज़ दबाने का प्रयास कोई मैं करूं या कोई भी करो, उनको सफलता नहीं मिलती। अंततोगत्वा प्रेस ही विजय रहता है। इमरजेंसी के समय में आपने खाली पेज छाप दिया तो आखिर उसका परिणाम तो आए है। कभी कभी 2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर लेखनी सही है और लेखनी किसी ईर्ष्यावश नहीं है तो उसको सफलता मिलती है, एक दिन बाद मिलेगी। और संघर्ष नहीं तो वो जीवन क्या है उसमें डरने की क्या बात है। तो मैं सोचता हूँ कि प्रेस की अगर कलम में ताकत है तो ये देश तो उसकी कलम से ही चला है अब तक। इतना जो कुछ भी देश में परिवर्तन हुए उस सब का मुकाबला कोई हुआ तो आपके से किसी न किसी व्यक्ति के लिखने के कारण से हुआ है तो कुछ तो मजबूत अपने को भी रहना पड़ेगा। सब जिंदगी में सुख ही सुख नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेंगे, उनको बर्दाश्त करते हुए चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी उद्देश्य आप सबको भी धन्यवाद। और आप मेरे को कभी भी किसी भी बात की जानकारी चाहें तो